धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बातें कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की विशेष रूप से। इसके अलावा कुछ रोचक खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है या समय घूमकर फिर से वहीं पहुंच जाता है। ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं बांग्लादेश में। पिछले साल हमने देखा कि कैसे 5 अगस्त का वो दिन था जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। अभी 5 अगस्त दूर है, लेकिन अब लगता है वहां से डॉक्टर न्यूज को भागना पड़ेगा। जहां तक पहली बात आपने कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है पहले रूप में, तो पहला रूप नहीं है कि बिल्कुल उसी रूप में आता है, उसका विशेष रूपांतर लेके करता है। एक नई अवस्था लाता है, वो बहुत खराब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। जहां तक डॉक्टर यूनिस की बात है, जो इनका सोशल मीडिया पे चल रहा है, भारत में तो जोरों से चल रहा है, अब बांग्लादेश में भी चल रहा है, दूसरे चल रहा है। 2011 में इन्होंने, यह जब ग्रामीण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जब इनकी प्रशंसा की गई थी, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उसका जो इन्होंने रिजिग्नेशन इस्तीफा दिया था, उसको लगा के आज के मामले में कर रहे हैं। क्योंकि आज इन्होंने, मतलब कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, इन्होंने अपनी मीटिंग में अपने साथियों के साथ कहा कि भाई लोग जो है सो बातें नहीं मान रहे हैं, एक राजनीतिक एकता के तहत हम आगे बढ़े, वो चीजें नहीं हो रही हैं, और जो भी हम आगे चाहते हैं वो डेडलॉक यानी रुक जा रहा है। तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप लोग जो करना कीजिए। अब मैं यह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि यह धमकी है या उनको फुसलाने की बात है, जनता को दिखाने की बात है, कि वास्तव में हतोत्साहित हो गए कि भाई छोड़ो, अब मेरे से नहीं होने वाला है, मैं अमेरिका से आया था, वापस चलता हूं। इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि आगे आने वाले समयों का हम इंतजार करें और देखें क्या होता है। जी। कोई इमोशनल कार्ड तो नहीं खेल रहे हैं कि इसकी आड़ में जो है शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरह साइड कर दें और कह दें कि साहब वो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, असल में उनको चुनाव में भी शामिल मत होने दो, और फिर जो है ये अपना पूरा खेला करवाएं यहाँ पे। यह तो कर ही रहे हैं, यह जो भी काम कर रहे हैं, शेख हसीना के पार्टी को बैन करना, नई पार्टी को या पुराने पार्टी जो है जमात वगैरह को आगे बढ़ाना, जो भी सिक्युलरिज्म का वो था उसको खत्म करना, बांग्लादेश के स्वतंत्रता में जो भी वहां के परम लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान या दूसरे जो थे, उनको, उनके इतिहास को खारिज कर देना, भारत को दुश्मन के रूप में दिखाना, यह तो सारे काम वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मित्रता करना अच्छी बात है भाई, वो पुरानी बातें हो गई, 1971 की बात हो गई। लेकिन अब उसको इस रूप में देखना कि पाकिस्तान ही एकमात्र मित्र है, तो वह समझ में आ रहा है कि किस तरफ तुम बढ़ रहे हो। तो इमोशनल कार्ड भी खेलने की पूरी संभावना है। और जो इसमें संभवतः यह माहिर नजर आ रहे हैं, बड़े शांत, चुपचाप, भोले चेहरे के साथ। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी भोले चेहरे के साथ चाइना गए थे और कैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पर इन्होंने एक तरीके से दावा ठोकने की कोशिश कर डाली थी। खबरें वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश या हमारे यहाँ पे ही ऐसी हैं। वेनेजुएला जो अभी रूस में जाकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की बात कर रहा था, अपने यहीं के विपक्षी नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रहा है और दावा कर रहा है साहब इनके पास से मोबाइल बरामद हो गया, लैपटॉप बरामद हो गया। मोबाइल लैपटॉप तो ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ आतंकी या गड़बड़ करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं से ये विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मतलब मुझे लगता है कि सही बात है, लेकिन उस हद तक ये नहीं कर रहे हैं जैसे अन्य देशों में, जैसे भी मोल्दोवा में हमने देखा, रोमानिया में हमने देखा, जो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के शाह पे हो रहा है। लेकिन इनके कारण विपक्ष को यदि दबाना पड़ा, तो इसका कारण ये है कि भले ही ये पेट्रियोटिक हो, यानी राष्ट्र प्रेमी हो, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के अंदर में पूंजीवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, पूंजीवाद को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं है सत्ता माने के बावजूद भी। यानी यह पूंजीपति वर्ग की मदद कर रहे हैं कि तुम अपना मुनाफा कमाओ, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगा, जो कि नजर आ रहा है, और जनता इनसे कट रही है। वह उसी तरह की बात है जैसे हमारे देश में नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में तथाकथित रूप से समाजवाद का नारा दिया गया था, लेकिन समाजवाद की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया।
जी। खैर कम से कम वो नारों में तो कहते थे कि गरीबी हटाओ, और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं पिछले 11 साल से, वो तो गरीबों को ही हटाने पर तुले हुए हैं। 70 साल से जो लोग गुजरात के अहमदाबाद सूरत में बसे हुए थे, आज उन्हें बांग्लादेशी कहकर उनके घरों पर 8,000 घर हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। तब से कहाँ सोए हुए थे। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अब महिलाएं भी किसी से कम नहीं है सर। जर्मनी में एक महिला चाकू लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। खाच खाच खाच। बड़ा ही अजीब बात है। और कहते हैं कि 17 घायल हुए, जिसमें 10-12 बुरी तरह घायल हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि यह जो महिला है 39 साल की है, यानी 40 की। तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि बूढ़ी हो गई या अधेड़ावस्था में अभी प्रवेश हुआ था इनका, मतलब जवानी पूरी है, ताकत होगा। लेकिन वहां के जितने मर्द हैं, बच्चों को मारा ठीक है, औरतों को मारा ठीक है, वो क्या कर रहे थे? एक महिला को कंट्रोल नहीं कर सके, जंप करना था उसके ऊपर। एक हम्म। तो यह बात हुई। दूसरी बात है कि वहां के पुलिस का कहना है कि यह व्यक्तिगत रूप से अकेली थी, किसी संस्था वगैरह के हिस्सा नहीं है। जर्मनी है, जर्मन नागरिक है, महिला है। और ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से पीड़ित थी, जिसकी खोजबीन चल रही है। लेकिन यह, इसी पर मैं कहना चाहता हूं कि जो मानसिक बीमारी है, जी। जिसमें दूसरों को जाके मारती है, यह व्यापक हो रहा है। हम्म। केवल जर्मनी, केवल अमेरिका ही नहीं, वहां से फैल रहा है पूरे दुनिया में। और यह पूंजीवाद का अति सड़ांध रूप जो है, घृणित रूप है, जिसका। क्या ये सिर्फ पूंजीवाद का है सर? मैं रोक रहा हूं माफी के साथ आपको, या सत्ता हाँ में हाँ, बैठे लोग लोगों को हिंसक बनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं? वो तो है ही है, उसी संस्कृति का, उसी अध्यात्मवाद का हिस्सा है। हम्म। हम यदि कहें कि हम भगत सिंह के, या एक तरफ कहें अनवर होजा, हमारे बहुत साथी नहीं जानते थे, जानते होंगे इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, अल्बानिया के जो अंतिम स्टालिनवादी वहां के शासक थे, इन लोगों ने जो धर्म का बहिष्कार किया, उसे खत्म किया और रोका। यह लोग आध्यात्मवादी नहीं थे, बहुत बड़े आध्यात्मवादी थे। हम्म। यानी अपने से परे, भौतिक दुनिया से परे, अन्य लोगों के लिए। जी। और उसके लिए हम कैस्ट्रो, मतलब ये इसका क्यूबा, जी। क्यूबा के भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके जो लोग हैं, उन लोगों की बात करें तो कहते हैं कि अमेरिका हमसे क्या तुलना कर रहा है कल्चर, और जहां तक आध्यात्मवाद की बात है, हम उनसे बेहतर हैं। हम जी। पूरी दुनिया के मजदूरों के बारे में सोचते हैं। और इन लोगों ने अपने लिए, अपने को चंद के लिए, आप एक छोटा सा देखना, तो अभी जो एक वीडियो जारी हुआ है गाजा पट्टी से, छोटे बच्चे पानी के लिए बेचारे तरस रहे हैं, लूट रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है, और तुम्हें शर्म नहीं आती कहने में कि तुम इस एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जी रहे हो, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। जी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है रूस और यूक्रेन से जुड़ी। और यहाँ पुतिन ने, या यूं कहूं कि रूस ने पूरी तरह साफ कर दिया कि हम वेटिकन में बैठ के कोई बातचीत नहीं करेंगे। लारो ने उस पर एक कमेंट किया है, मैं कहीं से भी इसका समर्थन नहीं करता हूं। कारण एक तो ये जो बताते हैं वो सही है कि भाई हम वेटिकन में जाके वहां के पोप जो नए बने हैं उनके साथ हम क्यों बात करेंगे? लियो जो है 14 हैं, उनसे हम क्यों बात करेंगे? वह क्यों मध्यस्थता करेंगे? उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा इसका कारण बताते हैं कि ये लोग जो हैं, ये है क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हम लोग हैं। हम्म। यानी रूस और अमेरिका या चाइना, चाइना नहीं सॉरी, यूक्रेन। जी। और जहां तक वो है, वो कैथोलिक के हेड है। तो हम्म। क्या वह असहज नहीं महसूस करेंगे? हम्म। यह मतलब निराधार बात है। मेरे हिसाब से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। वह भी लावरो जैसे, मतलब एक पक्के पकाए मंजे हुए प्रवक्ता रहे हैं, और बोल रहे हैं तो केवल अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं, पूरे रशिया की तरफ से बोल रहे हैं। जी। मैं कुछ और सवाल इस पे उठाना चाहता हूँ। पहले ट्रंप ने चाहा कि सऊदी अरब में बातचीत हो, सऊदी अरब की बातचीत बंद हो चुकी है। फिर पुतिन ने चाहा कि चलो हम तुर्की में बैठकर बातचीत करते हैं। फिर ट्रंप ने फिर एंट्री मारी और कहा कि भैया रोम में, यानी कि वेटिकन में बैठ के बात होगी। और आप देख रहे हैं कि वेटिकन को एक सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है यूरोप से अमेरिका की बातचीत करा रही हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है अपने यहाँ पर रूस की और यूक्रेन की बातचीत कराना चाहती हैं। अभी कल भी हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बैठकर बातचीत हुई, जिसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा है, वो भी जाके रोम में हो रही है। तो ये इटली जो है, इसकी खूबी कुछ है, या भाभी जी का जलवा है सब कुछ? नहीं नहीं, ये पोप जो है, इनकी खासियत यह है कि यह, मतलब इनकी समझ है राजनीतिक के बारे में, जहां तक स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, प्रो अमेरिकन भी नजर आ रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन उस पर हम बात ना करें। संभव है अभी, मतलब जो पहले कहा है वो अभी ना हो।
और सत्ता में आते ही मतलब पोप का जो भी पोस्ट होता है उसको लेते ही इन्होंने यह ऐलान किया है कि वह यदि संभव होगा तो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। हम्म। जैसे ही इन्होंने कहा, जेडी वांस पहुंच गए वहां पे, बाकी लोग पहुंच गए, आपने कहा वो रूबियो, जो मार्को रूबियो हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, हम्म। वो पहुंच गए। हम्म। यानी इन लोगों को लगा कि इनको महत्ता दें और जो अमेरिका चाहता है कुछ हद तक इनके करीबी आएंगे, इसलिए कहा। यह भी एक कारण है जिससे रशिया ने नकार दिया, कहा कि वो लोग जो कह रहे हैं कि पोप इसकी मध्यस्थता करेंगे, वो फैंटेसी यानी दीवा ख्वाब देख रहे हैं, दिन का ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनको यह मुख्य बात कहनी चाहिए थी। हम्म। और इटली का शामिल होना इससे लग रहा है, चूंकि वह इटली केवल पोप के ही माध्यम से नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और यूरोप के बीच में मध्यस्थता का बातें कर रही हैं, जो हम्म। आपने यह सवाल कल उठाया ठीक। था। इस बात पर मतलब आपकी समझ जो थे जो बिल्कुल सही है। एक जी। सवाल मैं यहाँ और उठाना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में जो है कैदियों की अदला बदली हो रही है, और स्टीव बिटकॉफ वहां कहाँ पहुंच जा रहे हैं, वो क्या करेंगे इसमें? अब वह भी चूंकि कहने के लिए स्पेशल दूत है, तो स्पेशल है तो कुछ स्पेशल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हालांकि अभी स्पेशल हो नहीं रहा है जो भी शुरुआती दौर में हुआ हुआ। हाँ, अच्छा। यह जो अदला बदली हुई प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 270 के आसपास 120 सिविलियंस की भी अदला बदली हुई है, जी। खासकर जो ये कुर्स से उठा के यूक्रेन ले गए थे उनकी है। तो अभी तक की लड़ाई में 3 वर्ष से ज्यादा जो हो चुका है, उसमें सबसे बड़ा अदला बदली है प्रिजनर्स ऑफ वॉर की। ठीक है। तो इस पे फटाफट सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना, ट्रंप ने दावा ठोक दिया कि हमने करवाए वगैरह वगैरह, अच्छा। तो ठीक है, अच्छी उनका बात दावा है। से कोई अंतर नहीं पड़ता, यह एक बड़ी पहल है। और दूसरी चीज यह भी उस बातचीत हुई कि ये दोनों देश हम्म। यानी यूक्रेन और रूस तैयार हो कि आगे भी बात करेंगे, भले ही एक दूसरे की बात माने ना माने। और रूस की तरफ से बड़ी ही जल्दी इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है, वह यूक्रेन को दिया जाएगा। और सीधे सीधे बात कहाँ हो, डायरेक्ट मुझे तो नहीं लगता है कि अमेरिका रशिया से कोई यूक्रेन जाएगा, ना वहां से कोई आएगा। तो तीसरे देशों की जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, घूम फिर के मिडिल ईस्ट या रोम में जा रहा है, यह बात सही है। हम्म। हो सकता है कुछ और भी कारण हो, ठीक है। या न्यूट्रलिटी दिखाने की बात हो रही है। हम्म। यूएई, कतर और जहां तक टर्की हैं खप चुके हैं, तो ओमान को ला रहे हैं बीच में, बिल्कुल। इधर वो ला रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। उससे हम्म। अच्छा भारत को लाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत खुश भी होंगे। और हम्म। हम न्यूट्रल होने का जो दावा करते हैं, शायद वो मजबूत होगा। जी। अगले महीने खबरें चल रही हैं कि हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो जाने वाले हैं रूस, क्या पता वो इसीलिए जा रहे हो। खैर, अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का। ट्रंप ने एक आदेश जारी किया हार्वर्ड के बारे में कि तुम विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन अदालत ने फिर एक और तमाचा जड़ दिया। उसमें एक और चीज था, किसी भी यूनिवर्सिटी में देखे, हमारे जेएनयू का है, हमने इस पर चर्चा की थी पहले भी, कि बाहर से विदेशों से बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, यूनिवर्सिटीज के हों, उसके यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, प्रेसिडेंट आना चाहे तो कोई रोकेगा नहीं, वो सब आते हैं ताकि वो अपना व्यू बताएं। और यहाँ के जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करने वाले, पीएचडी करते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। हमारे स्टूडेंट वहां जाते हैं, हमारे प्रोफेसर वहां जाते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ विजिटर्स प्रोग्राम जो होता है। और इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका बहुत फेमस रहा है, वर्ल्ड ओवर में बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, आए गए। इस पे ट्रंप ने रोक लगा दी कि तुम नहीं ला सकते हो, नहीं बुला सकते हो। और इस पे ये लोग कोर्ट में गए, मतलब स्टूडेंट का तो खत्म कर ही रहे हैं वीजा वगैरह, इस पे भी ये लोग गए हैं कि भाई हमारी जो भी इज्जत थी, पैसे तो आते ही थे, वो लोग आते थे, स्टूडेंट आते थे, लेकिन जो भी इज्जत थी, जो भी इंटरनेशनलिज्म की बात थी, उसको तुम इस आधार पे खत्म कर रहे हो। और जबकि ट्रंप की तरफ से वकील था, उनका कहना है कि भाई ये लोग जो हैं सो इसराइल के खिलाफ यानी यहूदी विरोधी। यहूदियों के खिलाफ बात यहूदी करते हैं, विरोधी। यहूदी विरोधी हैं, और अमेरिकी राष्ट्रवाद को खतरा है। कैसे खतरा है, कोई मतलब नहीं। एक चूहा भी आ जाए यदि गाजा पट्टी से, तो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रवाद को खतरा है, और यह बकवास कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर मिला है अभी अगले सुनवाई तक, यह जो है अगले जून में या कभी अगली सुनवाई है, जब भी हो, मुझे डेट नहीं याद है, जी। तब तक स्टे कर दिए कि आप किसी को बाहर नहीं करेंगे और ना ही आने वाले को रोकेंगे। जी। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास से जुड़े हुए दो लोगों को, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिस तरीके से गोली मारकर मार दिया गया और हमलावर ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, क्या उसको आधार बनाते हुए अगर ट्रंप ने अदालत में जाके कह दिया कि साहब ये यूनिवर्सिटियों की वजह से हो रहा है? ये तो करेंगे ही, चूंकि आपदा में अवसर ये हर जगह के जो भी रूलिंग पार्टी है वो करती है।
कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपनी गलतियां छुपाने के लिए भी एक आधार मिलता है हम्म। कि भाई हम पूरे देश में हंगामा मचाया कि हमने ये कर लिया, हम्म। उसका प्रचार करो, ठीक नैरेटिव बदलो। ठीक है। तो यह भी जहां तक दो इसराइलियों को मारा गया है, इसराइल ने कहा है कि इसका कारण है फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी कम फ्रांस वगैरह, जो कि कह रहे हैं कि फलस्तीन को हम मान्यता दे देंगे, और इनके कारण इनको इतना शाह मिल गया किस तरह से जाके करते। बिल्कुल। कुछ फंक्शन चल रहा था वहां पे, इसराइल के पुराने समय का जो भी वो लाइब्रेरी है वो था, और निकल रहा है वहां पे गोली चलाई है, पकड़े जाने पे बड़ी शांति से इसने आत्मसमर्पण कर दिया, कोई प्रतिरोध नहीं किया। और जी। जैसा आपने कहा, फ्री पैलेस्टीन। हालांकि इस तरह की गतिविधियों से फ्री पैलेस्टीन मूवमेंट को बल नहीं मिलता है, बिल्कुल। बल्कि वह कहीं ना कहीं से कमजोर होता है। बिल्कुल। केवल तुम नारा लगाते, वहां पे फोटो खिंचवाते, कुछ लोग आके करते, प्रतिरोध करते, तो उसका असर बेहतर होता, ताकि बिल्कुल। आम जनता उसमें शामिल हो। जी। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक डिनर पार्टी की जो आयोजित की है ट्रंप ने, और वो की है क्रिप्टो करेंसी की वजह से। अब इस पर सवाल उठाने की जरूरत क्या पेश आई? बंदा पैसे निकाल रहा है लोगों से। बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है, और 400 वर्ष हो गए पूंजीवाद की तकरीबन स्थापना होते हुए पूरे विश्व भर में, और धीमे धीमे करके पिछले 100 वर्षों से अधिक से पूरे दुनिया में तकरीबन फैल चुका है। भारत में भी 1947 से स्वतंत्रता के बाद से तथाकथित रूप से जो नेहरू का समाजवाद था वो पूंजीवाद को बढ़ाता रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में और बढ़ा, फिर वाजपेयी आए, फिर अभी का सरकार है। और पूंजीवाद जो है सो अब तकरीबन, अब एक तरह से कहे तो फांसीवाद में परिवर्तित हो चुका है, चूंकि पूंजीवाद का विकास, जो उसका मुनाफा दर था, वह शून्य से नीचे जा सका है, इसलिए लूटना जरूरी है। अब इसमें क्रिप्टो करेंसी आता है, यानी वो बिना उत्पादन, बिना सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, स्पेशली लॉ फर्म्स सब बन गया, वो अलग से अलग नहीं, उसने एक फर्म कंपनी बना दी है लॉ की, जो ये सब काम करते हैं। जी। उसमें एक क्रिप्टो करेंसी आई है। और अमेरिका में 400 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि वहां के सरकार में 21 खरबपति है, अरबपति नहीं खरबपति है, जिसमें ट्रंप खुद ही शामिल, यानी पूंजीपतियों के हाथ में सीधे की सीधे सत्ता आ गई है, जी। और लूटने की तमन्ना है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। और इसमें इन्होंने एक जो नारा दिया है, जो बनाया है, डॉलर ट्रंप, नया क्रिप्टो करेंसी, करेंसी खोल दिया डॉलर ट्रंप। और इसमें इन्होंने 220 से अधिक लोगों को बनाया जो मिलियन मिलियन डॉलर दे सकते। गजब। उसमें से 220 में से 110 विदेशी हैं, बड़े बड़े, चीन के भी हम्म। हैं, आपके सिंगापुर के हैं, और क्यों श्योन, जो छोटे मोटे देश टापू बनते हैं कहने के लिए वहां के नागरिक हैं, लेकिन बेसिकली अमेरिका ने जो कर रखा है। जी। अमेरिकी संविधान कहता है कि वहां का राष्ट्रपति कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता है जब तक कि कांग्रेस मान्यता नहीं देती। और जी। ये बिलियन बिलियन डॉलर गिफ्ट ही नहीं, अपना उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन खाक कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं और वो लूट रहे हैं। यहां तक कि जो डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे थे थोड़े दूसरे असरों में। और सबसे बड़ा जो मेरा है, जो ये सब नहीं कर रहे हैं, कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में तुम इंडस्ट्री वापस पैदा करना चाहते थे, और तुम क्रिप्टो करेंसी बढ़ा के लूट रहे हो पूरी दुनिया को। ये बिल्कुल। दोनों क्या आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है? जी। बिल्कुल। धमकी जरूर दे रहे हैं कि भारत में अगर एप्पल ने फैक्ट्री लगाई तो 25% का टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन एक नया संस्कार इन्होंने पैदा किया अमेरिका के अंदर कि किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी बेइज्जती करो। इस बार साउथ अफ्रीका वाले के साथ भी ऐसा ही कर दिया। ये बिल्कुल जो एक गिद्ध वाली नजर है, और गिद्ध वाली वो झपट्टा मारने वाली है, वो चीजें हैं। मतलब यह रूप जो है सो अमेरिकी साम्राज्यवाद का, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल पहला है, लेकिन पहले की तुलना में इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो छोटा मोटा रूप नहीं है। और इन्होंने ऐसा किया, जिस तरह से इन्होंने आते ही पिछली बार जब हुआ था, जब जेलेंस्की आए थे, तो वहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी जेडी वांस के साथ ट्रंप ने, मतलब उनकी धज्जियां उड़ा दी थी सबके सामने, जो वीडियो कैमरा पे आ रहा था, है ना, कि ये है वो है वगैरह, उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। वही हालत इन्होंने रामफोसा के साथ किया। सबसे पहला काम किया कि अंधेरा करके एक वीडियो दिखाया, जिससे वहां के कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, क्या तो गोरों को भगाओ या उनको मारो। यदि इस नारे से तुम भड़क रहे हो, तो इजराइल का तो प्रमुख सब बोल रहा है कि जो है उसको खत्म करो। तुम्हारा अपना जो सीनेटर कर रहा है कि एटम बम गिरा दो वहां पे, उसका तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, वह हम्म। जनसंहार तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रामफोसा को पहले से अंदाजा था कि नहीं, लेकिन बहुत ही
अपने आप को कंट्रोल में रखा, शॉक्ट नहीं हुए, ना उठ के चले। इस सब के बावजूद भी बातचीत हुई है और साफ इनकार किया है कि आप गलत बोल रहे हैं, कोई जनसंहार नहीं हो रहा है, जो कानून है गोरे और कालो सबके लिए बराबर है। लेकिन इसके बाद जो जो भी झटका देना था देख के, जो बंद कमरे में जो बातचीत हुआ, उसके बाद से दोनों निकल के बहुत खुश हुए, एक अच्छी बात है। और मुख्य रूप से जो एक AGOA करके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका और पूरे अफ्रीका के साथ, जी। उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। क्योंकि आपको याद होगा, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये वहां की जो वो चीज है जहां से उन्होंने फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों को बाहर कर दिया है। साउथ अमेरिका बड़ा ही महत्वपूर्ण वो कंट्री रहा है इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ बोलने में। ब्रिक्स का बहुत महत्वपूर्ण मतलब आधार है। इंडिया के हटने के बाद से और भी मजबूरी हो जाती है कि साउथ अफ्रीका के साथ जी। दूसरे लोग डॉलर का बहिष्कार करें। तो बंद कमरे में क्या हुआ, दोनों खुश आते हैं कि हमारा जो ट्रेड बातें हुए बड़ा चीज हुआ, मेन चीज था ट्रेड था, इनको डराना धमकाना था, ब्रिक्स को और कमजोर करना ठीक है। था, और अफ्रीका में अपनी पूंजी को जो बढ़त जो मिल रही थी चीन के तुलना में, जो फिर से घटने लगा था, उसको वापस अपने रास्ते पर लाना था। इसमें सफल हुए। और जी। सबसे अहम ये है कुछ कि अपनी बदतमीजी दुनिया को दिखानी थी और लोगों को ये बताना था कि मैं किसी के साथ भी ये कर सकता हूं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखा ना, हमारे यहाँ ऐलान कर दिया कि मैंने कराई जंगबंदी, और बार बार बोल रहे हैं, और यहाँ हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सवालों से बचने के लिए क्या कमाल का आइडिया निकाला है पीट हेक्सेट ने कि भैया मीडिया पर ही पाबंदी लगा दो। अभी तक अमेरिका में मीडिया से बातें करते थे, मतलब हमारे यहाँ भारत में भी था 10 साल पहले, प्रधानमंत्री वगैरह भी मीडिया को संबोधित करते थे। अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, वहां पर यहाँ तक की है कि बाहर के भी कोई हेड आते हैं तो सबके साथ मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और वन वे नहीं होता, हम भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, आपको चुने हुए लोग। अब आपने सही कहा कि हेक्सेट ने ये साफ कर दिया कि भाई तुम लोग अंदर घुस आते हो, बहुत सारा लीक हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और वैसे वैसे जगहों पर जहां की मीडिया को पहले अलाउ करते थे अब आने ही नहीं देंगे। हम्म। यानी यदि जनता से समस्या है, जनता रोजगार मांग रही है, तो जनता के सामने हम बात करेंगे तो कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर बाड़ा लगा दो, हम यहीं से बोलेंगे। या हो सकता है वीडियो पे बातें करें, तुमसे रेडियो पे बातें करें, डायरेक्ट हम जनता के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है सर। क्योंकि उससे रोजगार मांग दी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जी। थोड़ा वक्त का तगाड़ा है, मैं जल्दी जल्दी कुछ और खबरें ले लेता हूं और रुक कर लेता हूं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। पहला जो अपडेट है वो है महमूद खलील के हवाले से। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने अपने नवजात बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया और उसके स्पर्श को महसूस किया। यह बड़ा मतलब एक तरह से कहें तो हमारी भावनाओं को भी कुरेदता है, और एक अच्छी भी बात हुई, क्योंकि इनका बच्चा जो 1 महीने का हो चुका था, और इसके बाद भी जब ये इनकी पत्नी मिलना चाहती थी तो रोक लगा दिया, और मिलते थे तो बीच में प्लास्टिक का वो होता था कि बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं। तो ये लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट में इन्होंने कहा कि ये जो इनको पकड़ रखा है, यह एक अपराधी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल डिटेनी है। बिल्कुल। डिटेन किया वहां के ICE ने, जो जी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाला है। और इसलिए आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि अपराधी हो, बीच में ऐसा पर्दा लगा दिया, ये मिल नहीं सकते, छू नहीं सकते। कोर्ट ने कम से कम इतना आदेश दिया कि नहीं, बिल्कुल मिल सकते, छू सकते हैं, और इन्होंने बच्चा को लिया है। तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है मानवता को और पूरे लोगों के लिए कि तुम संघर्ष जारी रखो, और संघर्ष के दौरान में जहां अंतिम संघर्ष हमारी सत्ता करना, बीच में यदि न्यायालय का, जबकि न्यायालय को देखे, एक मैंने आर्टिकल डाला था पढ़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जी। स्वतंत्रता के बाद से 10 प्रमुख हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जी। एक बार दिया कि भाई सरकार गलत कर रही है, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी बार कहा कि जनता के अगेंस्ट में कर दिया, तीसरी बार सरकार के पक्ष में किया। हाल फिलहाल में वही हो रहा है, जब एक पक्ष में आता है तो जनता कूदने लगती है कि भैया, लेफ्टिस्ट कूदने लगते हैं कि न्यायालय का चमत्कार कर दिया। जी। अगले ही दिन आता है कि ऊपर से बड़ा सा डंडा ठोकता है उसके ऊपर, जो हथौड़ा है, कि हम्म। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे में नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन इंस्टीट्यूशंस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि यह मान के कि वही हमें वास्तव में न्याय दिलाएगा और हम मजदूरों किसानों का भला करेगा। वह नहीं होगा, वह तुम्हारे लिए नहीं है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरीके से भैया आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं को सब कुछ नहीं मानना पड़ेगा। ये बात रोम में जो 5वें दौर की बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, जिसको लेकर भी कहा जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि समझौता हो जाएगा और ईरान बच ही जाएगा या अमेरिका उसको छोड़ ही देगा और उस पर से प्रतिबंध हटा ही लेगा।
एक खबर इटली से छपी है सर, और इसमें वहां के जो वकील है वहां की सरकार के खिलाफ अदालत में गए हैं। इसराइल का मामला है कुछ। हाँ, ये इजराइल और इटली के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन, आर्म्स एंड एमुनिशंस का एक पैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो काफी वर्षों से चल आ रहा है। और इन्होंने, जैसे बैंक में हमारा एफडी आजकल होता है ऑनलाइन, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है, यदि डेट खत्म हो जाए, आप नहीं जाते हैं तो वो फिर से एफडी में चले जाते हैं। वही इन्होंने ऐसा कहा है कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। और यह जो होने वाला है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत में, यह अगले महीने को 8 तारीख को हो जाएगा। इसके खिलाफ चले गए हैं यहाँ के 10 प्रमुख वकील। उनका कहना है कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल के बीच में एक और चीज है। हमारा इटली का संविधान कहता है कि वैसे लोगों को या वैसे देशों की हम मदद ना करें जो कि जनसंहार में शामिल हैं, जो बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून खत्म करते हैं, जो आईसीजे की बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल। जिनके प्रमुख के खिलाफ वारंट जारी है। और इसलिए इसको रोका जाए, ऑटोमेटिक रिन्यूअल ना हो, ठीक। जो बहुत सही इनका मांग है। जी। फ्रांस जाकर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन यानी कि अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं सर? यह भी कमाल है। आपसी यदि समझ में होती और आपसी यदि सही में यूनिटी होती और इन्होंने किया होता, तो आज वो हश्र ना होता जो गाजा पट्टी में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, जो ईरान के साथ हो रहा हम्म। है। एक बहुत खुशहाल होता अरब देश, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा तेल और दूसरे तरह की चीजें हैं। तुम लोगों से पढ़े लिखे भी लोग हैं, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, सब कुछ है। लेकिन तुम इतने स्वार्थी हो, इतने अंधा हो कि तुम धर्म का इस्तेमाल अपने जनता को जकड़ने के लिए कर रहे हो, औरतों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए अमेरिका के चापलूसी करते हैं। अमेरिका नहीं जाता, तुम फ्रांस के पास दौड़ रहे हो, इंग्लैंड के पास दौड़ रहे हो। जी। यानी अपनी जनता की पिटवाई करने के लिए तुम अपने बॉस के पास जा रहे हो और उनकी मदद लेना चाह रहे हो। यह एक घृणात्मक काम है। इनका मुख्य मुद्दा वही है, गाजा पट्टी और दूसरे सब चीजें उसके लिए जा रहे हैं। और कितनी बेशर्मी की बात है, एक्चुअली इनको शर्म आनी चाहिए कि जी। फ्रांस से जाके उनके बात कर रहे हैं कि भैया हमें न्याय दिलवा दो, गाजा पट्टी को एक बिल्कुल। स्वतंत्र देश बना दो, लेकिन पैलेस्टीन ये को। तो जी। सभी का यहाँ पे लगता है मिजाज व्यवहार स्वभाव बन चुका है। लेबनान को देखिए, उसके ऊपर रोजाना इसराइल हमले करता है, उसको तो कुछ कह नहीं पाता। अब वो जो है वहाँ जो फिलिस्तीनी बसे हुए हैं उनके जो कैंप्स हैं उनकी जांच कराने की बातें कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगले कुछ महीने में शुरू करेंगे। और फिलिस्तीन जो वहां पे 1946-47 से भी आके बसे हुए, जो भगाए गए हैं, क्योंकि इसराइल ने जो जनसंहार किया था उस समय गाजा पट्टी में और बाकी करके, तो लोग पैलेस्टीन में के लोग यहाँ पे आके हम्म। लेबनान में बसे हुए थे। और अभी तक वहां पे कोई जांच इस तरह का नहीं होती थी। अब उनके कैंप में जाके उनके जो भी हथियार है उसे लेने की बात करेंगे, क्योंकि इसराइल का दबाव आ रहा है। जबकि हम्म। 2 दिन पहले इसराइल ने इन्हीं के देश पर, दक्षिणी लेबनान और उत्तरी लेबनान में फिर से एयर अटैक किया, उस पर इनकी आवाज नहीं खुल रही है। तो यह तो साफ दिख रहा है कि अमेरिकी इसराइल का जो इनकी कोशिश थी, वह पूरे अरब कंट्रीज में वह जी। पूरी तरह से तकरीबन लागू हो गया। एटलीस्ट 90% से अधिक जो इनका मंशा था वह पूरा होता हुआ ठीक। नजर आ रहा है। एकमात्र है कि दुनिया के मजदूर या एक लोग, हो जाओ। जनता यदि उठ खड़े हो तो बात अलग है। जी। अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्लैश की, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है सुप्रीम कोर्ट से। ये निकिता जो पांडे हैं, विंग कमांडर, ये क्यों सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई हैं सर? निकिता पांडे शॉर्ट सर्विस कमीशन में, यानी 14-15 साल का जो होता है, और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में लोग शॉर्ट सर्विस वाली महिलाएं गई हैं कि हमें हमें परमानेंट किया जाए। और इसके खिलाफ बीजेपी सरकार बहुत लड़ी, लेकिन बीजेपी सरकार हार गई। ये नहीं चाहती थी कि महिलाएं जो है सो उससे अधिक समय तक काम करें। हालांकि जीतने के बाद से हमारे देश के उच्चतम जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि देखो हमारी महिलाएं कितनी प्रगति कर रही है। बड़ी बेशर्म लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां तक निकिता की बात है, विंग कमांडर हैं और यह फाइटर कंट्रोलर है। हम्म। और ये दोनों दोनों जगहों में, जब पहले बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था उस समय भी थी, पहलगाम की में भी थी। और फाइटर स्ट्राइक का मतलब है रडार से उनको कंट्रोल करना, उनको गाइड करना, दुश्मन के जहाज कहाँ आ रहे, बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि ये ठप हो जाए किसी तरह से, तो हमारे फाइटर फ्लाइंग का जो है और जो लेथालिटी या उनकी जो एबिलिटी है, वह निश्चित रूप से आधा से अधिक खत्म, गायब हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा कमजोर, इसलिए कि गाइडेंस नहीं मिल पाएगा कहाँ जाए। और जब इनके वकील ने यह दलील दी, तो अपोजिशन की जो वकील है,
यानी सरकारी वकील, वो कहते हैं कि निकिता पांडे का हम सम्मान करते हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत एक्सपर्ट है, वगैरह वगैरह हैं। तो कोर्ट ने पूछा तो परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? तो नहीं, हमारी पॉलिसी है जो बेस्ट है चुनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया कि आप इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। नंबर 2, बड़ा बढ़िया बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाइम इनके लिए बढ़िया हो सकता है, आगे कुछ और गड़बड़ बोल दे। जी। बढ़िया बात यह उन्होंने कहा कि शुरू में लेते समय जो शॉर्ट कमीशन वाले को लेते हैं आप, उसी समय डिसाइड करें कि इनको परमानेंट दिया जा सकता है कि नहीं, ताकि बिल्कुल। 14 साल के बाद से आप छुपे हुए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर बिना हमें बताए कहते हैं क्या फिट नहीं, भगा दिया, यानी बिल्कुल। आपकी मर्जी है। ठीक जो है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यह लॉ बना दिया है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कि जब चाहे जिसको चाहे उसको निकाल दे। वही चीज यहाँ एयरफोर्स में कर रहे हैं। और बीजेपी की यह जो है एंटी फौजी जो रूल है, कानून जो अंदर अंदर है, मतलब कांग्रेस से भी ज्यादा भयावह रूप में। कांग्रेस में तो बर्दाश्त करने वाला था, यहाँ ठीक है। बर्दाश्त से बाहर की चीज है। हमारा अभी तक एक लाइन जरूर जोड़ूंगा, वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ाई जारी है, इसके बिल्कुल। बावजूद कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो रात दिन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, महिला सम्मान की बातें कर रहे हैं, और कैसा महिला सम्मान हो रहा है आपने देख लिया होगा। भाजपा नेता पर कर्नाटक में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हो रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा का नेता सड़क किनारे कार खड़ी करके महिला के साथ रंग रलियां मना रहा है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। तमाम तरीके के चाल चरित्र और शायरी इनके उजागर होते हैं। खैर, कुछ खबरों का फटाफट रुख कर लेते हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है। बलूचिस्तान में जो बम ब्लास्ट हुआ बस का, जिसमें बच्चों समेत कई लोग मरे, उसका आरोप वहां के तमाम जो लोग हैं, प्रधानमंत्री समेत, वो हमारे ऊपर काहे लगा रहे हैं सर? जब भी वहां इस तरह की घटनाएं घटती है, खासकर बलूचिस्तान में, चूंकि हम अप्रत्यक्ष रूप से बलूचिस्तान के स्वतंत्रता का हम सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हालत तिब्बत में भी है, हालांकि कश्मीर में वो चीज नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगाता है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं कि खुद अपनी मतलब अंदर जरा आत्मनिरीक्षण करो कि क्या चीजें हैं। तुमने वहां के, तुम्हारे मंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है कि शुरुआती से ही तुमने वहां पे टेररिज्म का साथ दिया है। यदि बिल्कुल। विदेश से लड़ना चाहते हो, भारत से लड़ना चाहते हो, तो तुम अपनी आर्थिक शक्ति मजबूत करो, तुम अपना साइंस ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, ना कि बल्कि ये करो। तो मतलब ये इस एक पर तरीके क्या से आप कह मतलब? रहे हैं कि रूटीन है, हमारे यहाँ पे कुछ होता है तो हम उनका नाम जी, लेते हैं, वहां पे कुछ होता है तो वो हमारा नाम लेते हैं। ठीक बिल्कुल है, माफी बिल्कुल। चाहूंगा वक्त का। तो एक खबर चल रही है कि वहां का प्रधानमंत्री 4-5 दिन के दौरे पर निकलने वाला है सर। अजरबैजान जाएगा, ईरान जाएगा, कजाकिस्तान जाएगा, इसके अलावा तुर्की जाएगा। ये तमाम वही ज्यादातर देश नजर आते हैं जो हमारे खिलाफ हैं, पाकिस्तान के साथ रहे हैं। तजिकिस्तान नहीं, हाँ तजिकिस्तान से ही कहा आपने, और बाकी सब हम्म। इन देशों ने इस पिछले 4 दिन के मारपीट में, लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। और भारत के चूंकि मेंबर्स बाहर जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बाहर जा रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए इनके भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और भी सहायता अधिक लेने के लिए जा रहे हैं। वही सब चीजें तुर्की जा रहे हैं, तो समझ रहा था कि वहां का, तुर्की ने लेटेस्ट, अभी समय कम है, जो उनका बेअख्तार जो ड्रोन्स था, उस ड्रोन्स में उन्होंने अब मिसाइल फिट कर दिया। यानी जहां तक ड्रोन जाएगा वहां से वो मिसाइल लॉन्च हो। यानी हम्म। जबरदस्त तरक्की है जहां तक जनता को, आम मतलब लोगों को या मिलिट्री को मारने की बात है। हम्म। नेचुरली उसको लाने की ये कोशिश करेंगे। तो ये दोनों का काउंटर भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्तर पे बोलवचन चल रहा है। जी। ठीक है। अगले महीने जो है हमारे एनएसए रूस जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना को पुतिन से समझवाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि बीजिंग में पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दोनों के विदेश मंत्री को बुलाया चाइना ने, और ऐलान किया कि जो अभी तक हम पाकिस्तान में कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हम अब अफगानिस्तान में भी करेंगे। और ये भी कहा कि अगर अब अगली जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी वो अफगानिस्तान में होगी। तो एकदम से इतना प्यार उमड़ आया है चाइना का तालिबान के प्रति। क्या हमारे फोन करने की वजह से ऐसे हुआ? हमारे विदेश मंत्री ने जो उनसे बात की, इसे दौरे को आप कैसे देखते हैं एनएसए के? देखिए, एनएसए का जो गए हैं वहां पे भी रूस जो है सो होस्ट करता है, और इनका 13 मीटिंग है सिक्योरिटी इशू पे। सिक्योरिटी का जो हेड है बुलाया जाता है, इस बार ही बुलाया गया है। इसका चेयरमैन नेचुरली वहां के सिक्योरिटी हेड होंगे, सरगेई शोइगु जो है, पहले आर्मी के जो चीफ थे संभवतः वो वही है। और ये बातें होंगी जिसमें मुख्य रूप से जहां तक इंडिया की बात है, S-400 जो $5 बिलियन का दोनों के बीच में समझौता हुआ है, और जी। पाया गया है कि बड़ा इफेक्टिव रहा है पाकिस्तान के जी। अटैक के अगेंस्ट में, एयर अटैक के अगेंस्ट में। उस हम्म। पर बातें होंगी और बाकी चीजें होंगी, चाइना को होगी। जहां तक चाइना की बात है,
जी चाइना में जो तीनों बातें चली सबके चीज में, अफगानिस्तान का शॉर्ट में करे तो बड़ा महत्व बन गया है। अफगानिस्तान के ऊपर जो भी बैन था तालिबान के ऊपर, शायद अमेरिका भी हटाने की कोशिश कर रहा है। जी यानी अफगानिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ गई है। और उसमें जहां तक बात है, जी चाइनीज बेल्ट, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और उसी के अंदर में है CEP। CPEC, चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें अफगानिस्तान को जोड़ने की बात हो रही है। और इनके इनके कहने से, चीन के कहने से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में फिर से इनका एम्बेसी का आदान प्रदान फिर से शुरू होगा। यानी काउंटर काउंटर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एक्शन दोनों की तरफ से चल रहा है। और इसमें देखने की बात है कि रूस का क्या रोल होता है। बिल्कुल। हमारे NSA वहां गए हुए हैं, और इसमें चीन क्या करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ठंडे रिलेशन को फिर से मजबूत करने में। बिल्कुल, जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। वक्त का थोड़ा तकाजा है, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।